Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और अगेन वहाँ पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकोगे। और आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देन आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसको हम लोग काफ़ी डिटेल से कवर करने वाले हैं। जैसे आज का सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया है और वो टारगेट है एयर पोल्यूशन को कम करने का, यानी वायु प्रदूषण जो है उसको कम करने का एक टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। वो क्या है टारगेट, आओ समझते हैं। लेकिन उससे पहले देखो बात की जा रही है एयर पोल्यूशन की, यानी टॉपिक ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और आपको पता है कि यूपीएससी में जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर एनवायरमेंट का टॉपिक आता है। तो जीएस पेपर नंबर 3 में आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन का टॉपिक देखने को मिलेगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिरकार न्यूज़ क्या है और ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि रिसेंटली केंद्र सरकार ने एक टारगेट सेट कर लिया है। बोला यह है कि साल 2026 तक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में जो शहर देखने को मिलेंगे उन शहरों के अंदर पर्टिकुलेट मैटर को 40% से कम किया जाएगा। हालांकि ये टारगेट हमने पहले कुछ और रखा हुआ था। पहले टारगेट ये था कि 2024 तक 20 से 30% इस पोल्यूशन को कम करेंगे, लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया गया है और अपडेट करके बोला गया कि हम लोग 2026 तक 40% तक पर्टिकुलेट मैटर को ख़त्म कर देंगे, यानी इसको कम कर देंगे। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि आर्टिकल में क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब पहली इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा, यहाँ पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आखिरकार क्या है। देखो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कि प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। देखो यहाँ पर ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, इसका मकसद क्या है, ये हमारे देश का एक पहला एफर्ट है जो कि बात करता है कि हम अपने देश में एयर क्वालिटी को मैनेज करेंगे, एयर क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे। एक अच्छी एयर क्वालिटी सभी लोग के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और यहाँ पर फोकस ये है हम लोग पर्टिकुलेट मैटर को कम करके रखें। अब आती है बारी यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर की। देखो पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है ना, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स कह लो या छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े कह लो, वो यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर है। अब ये कितना छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। आप इमेजिन करो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ह्यूमन हेयर है, यानी कि मानव का एक बाल है। उस बाल से भी कई गुना ज़्यादा छोटा आपको देखने को मिलता है। पर्टिकुलेट मैटर की जब बात करते हैं तो इसमें एक आता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5, फिर एक देखने को मिलता है पर्टिकुलेट मैटर 10, है ना। ये इनके साइज को यहाँ पर बताता है, साइज को डिनोट करता है। देखोगे जो पर्टिकुलेट मैटर 10 है तो इसका पर्टिकुलेट मैटर 10 का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि आपको ये ब्लू कलर की बॉल्स दिख रही होंगे, ये PM10 है। और PM2.5 क्या है, ये इस वाले PM10 से भी बहुत छोटा है। कितना छोटा है तो आप देखोगे ये ब्लू वाला क्या है, ये ब्लू वाला PM10 है और PM10 के अंदर ही यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब एक PM10 के बराबर 4 PM2.5 है, यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है। तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 यहाँ पर और भी छोटा है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में हवा में तैर रहे हैं। अब इंसान वहाँ पे अगर सांस लेगा तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये कहाँ जाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे। और बॉडी के अंदर में जाने के बाद में क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली ये डैमेज करते हुए नजर आएंगे। ये यहाँ पर एक कंसर्न भी नज़र आता है। बात समझ में आई, आगे आते हैं। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने का काम करता है ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे एयर क्वालिटी से ही संबंधित हैं, जैसे NAAQ, ये आपको ध्यान में रखना है। NAAQ ये एग्जैक्टली क्या है, देखो NAAQ यहाँ पर बेसिकली स्टैंडर्ड है, आपकी एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड बताता है। अब इस पर्टिकुलर जगह पर क्या होता है ना कि देखो यहाँ पर इस NAAQ के अंदर इसकी फुल फॉर्म देखें तो क्या है, ये है फुल फॉर्म नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को डिनोट करता है। अब ये कैसे बताता है कि देखो मान लो एक जगह की, मान लो यहाँ पर एक जगह है, एक एरिया है और उस एरिया के अंदर ये कुछ पॉल्यूटेंट्स को देखता है। उस एरिया की जो हवा है ना,
उस हवा में कुछ पॉल्यूटेंट्स को, कुछ प्रदूषण को देखता है। वो प्रदूषण कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। उस प्रदूषण के अंदर यानी जो NAAQS के अंदर में जो पॉल्यूटेंट्स आते हैं ना, वो कौन कौन से हैं। PM10 है, मैंने आपको बता दिया। PM2.5 है, आपको पता है। SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, उसके बाद बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक एंड निकल। तो ये सारे यहाँ पर आपको अलग अलग पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ना, ये अगर किसी एरिया में प्रेजेंट होंगे, है ना, वहाँ की हवा में प्रेजेंट होंगे, तो उन चीज़ों को यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करता है NAAQ। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। NAAQ क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये देखने को मिलता है, जो कि इसके अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया की एयर क्वालिटी के बारे में पता लगाते हैं और वहाँ पर इन सारे पोल्यूटेंट्स को देखा जाता है, इन सारे पोल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जिस भी एरिया में ये सारे पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा लेवल पर हैं, बहुत बड़े लेवल पर हैं, वहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत बेकार है, और जिस भी एरिया में ये पोल्यूटेंट्स बहुत कम है, वहाँ पर एयर क्वालिटी सही है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक तरीके से पूरा का पूरा एनालिसिस करना, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना, मॉनिटर करने के बाद में एक एफिशिएंट डेटा हम लोग को देना, पूरा प्लानिंग तैयार करना कि कैसे हम लोग, अगर कहीं पर सिचुएशन सही नहीं है तो कैसे हम लोग उस एयर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आई बात। अब आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए। भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो कि आपको मेंस, एसए, एथिक्स कहीं पर भी हेल्प कर सकता है। तो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। इसमें आपको पता होगा सफ़र के बारे में सुना होगा आपने, लगातार न्यूज़ में रहता है। AQI ये भी न्यूज़ में रहता है। सफ़र क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च पोर्टल। और AQI क्या है, देखो UPSC ने AQI से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है। सफ़र की तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये एक इनिशिएटिव है जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। AQI क्या है, यह है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी हवा की किस प्रकार की क्वालिटी है उसको लेकर ये पूरा एक इंडेक्स जारी करता है। और उस इंडेक्स के अंदर आपको यहाँ पे हवा के बारे में बताया जाता है, किस एरिया में कहाँ पर हवा की क्या क्वालिटी है। समझ में आई बात। अब ये कैसे देखते हैं हवा को, तो उन हवा के अंदर अगेन उन एयर के अंदर ये वाले पोल्यूटेंट्स देखे जाते हैं, इन वाले पोल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पोल्यूटेंट्स अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वहाँ की हवा बहुत ख़राब है, नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ की हवा सही है। तो इन पोल्यूटेंट्स के बेसिस पर इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इन पोल्यूटेंट्स के नाम ध्यान रखना, क्योंकि UPSC ने पोल्यूटेंट्स के नाम नीचे आपको ऑप्शन में दे दिए थे और उसमें मिक्स कर दिए थे कुछ अलग ऑप्शन भी, और फिर नीचे आपको ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में आता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद और भी बहुत सारे कदम उठाए पोल्यूशन को कम करने के लिए, जैसे BS4 व्हीकल्स को चलाया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। ऑड इवन पॉलिसी दिल्ली में चलाई गई। ऑड इवन पॉलिसी का मतलब क्या है, जो कि गाड़ी के नंबर्स होते हैं, आपको पता होगा ना, गाड़ी के पीछे नंबर्स होते हैं। तो एक दिन यहाँ पे ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली, फिर तीसरे दिन ऑड नंबर वाली, फिर चौथे दिन इवन वाली। तो इससे यहाँ पर ट्रैफिक कम रहेगा, इससे पोल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने पोल्यूशन को कम करने के लिए इस प्रकार के कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। उसके बाद और भी कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद फार्मर्स को सब्सिडी दी जा रही है ताकि फार्मर्स THS मशीन को खरीद सकें। THS मशीन क्या है, यह है टर्बो हैप्पी सीडर मशीन। इस प्रकार से आपको ये मशीन देखने को मिलती है। इसको परचेज करने के लिए फार्मर्स को कुछ सब्सिडी दी जा रही है। अब इस मशीन से क्या होगा, जो स्टबल बर्निंग है वो काफ़ी कम हो पाएगी। जो पराली को जला रहे हैं ना, वो वाली सिचुएशन काफ़ी कम हो पाएगी। इससे अगेन पोल्यूशन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। देन इसी को एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक और यहाँ पर इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, वो है NAMP, दैट इज़ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो NAMP के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर 4 पोल्यूटेंट्स आते हैं। ये इन 4 पोल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, SO2, NO2, PM10 और PM2.5। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो ध्यान में ये रखना है कि PM2.5 और PM10 क्या होता है, ये बात तो आप समझ गए। दूसरा कि ये जो पर्टिकुलर जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपने समझा, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर समझा कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इनके अंदर ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो इंडेक्स है, ये कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इन पोल्यूटेंट्स के नाम ज़रूर से अपने नोट्स में लिख कर रख लेना। ठीक बात हो गई।
चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। यहाँ पे बात की जा रही है स्कीम स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी राज्य सरकारों की मदद की जा रही है कुछ पैसा प्रोवाइड करवाकर। अब ये स्कीम क्या है आओ समझेंगे डिटेल से, लेकिन इस वाले आर्टिकल को आप अपने सिलेबस में कहाँ से लिंक कर पाओगे, जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों में हेल्प करेगा। सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे जीएस पेपर नंबर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन का टॉपिक है, 3 के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है। तो सरकार ने क्या किया है, एक स्कीम को लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है स्कीम स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी राज्य सरकारों को अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए जो हमारी सरकार है, हमारी केंद्र सरकार, वो उन राज्य सरकारों को मदद करेगी। तो ये जो स्कीम है बेसिकली 2022 और 2023 के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर दी जा रही है। इस स्कीम के अंदर क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर इस स्कीम में बोला जा रहा है कि राज्य सरकारों को कुछ पैसों की मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, यहाँ पर ब्याज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है इन स्टेट्स को, जो भी यहाँ पर ये लोग पैसा लेंगे, और जो भी पैसा यहाँ पर राज्य सरकारों को मिलेगा केंद्र सरकार से, वो पैसे को प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर इसका फोकस ही क्या है, आपने जैसा स्कीम में पढ़ा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यहाँ पर इसको लेकर आया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि जो राज्य सरकार हैं वो क्या कर सकें, वो प्रॉपरली पैसा खर्च सकें, जो सरकारी एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर कर सकें, इसके लिए उनको ये पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो साल 2022-23 की बात की जा रही है, इस साल ये पैसा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कितना असिस्टेंस दिया जाएगा, तो 1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर ये स्टेट्स को यानी राज्य सरकारों को पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई। दूसरा यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये पैसा खर्चा कैसे जाएगा, अगर हम लोग स्टेट्स को पैसा देते हैं तो ये पैसा किस प्रकार से इंप्लीमेंट होगा। देखो बोला जा रहा है ये जो पैसा है ना, ये कैपिटल वर्क्स के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान आपने देखा, इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे। पीएम गति शक्ति आपने देखा, तो पीएम गति शक्ति के अंदर हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, है ना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, सड़क बनाने वाले हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने वाले हैं, बहुत चीज़ें होने वाली हैं। तो पीएम गति शक्ति के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होना है, तो पीएम गति शक्ति से जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो हो गया, पीएम ग्राम सड़क योजना हो गया, उसके बाद में डिजिटाइजेशन के लिए यहाँ पर इंसेंटिव्स हो गए, या फिर इंटरनेट की केबल बिछाने के लिए यहाँ पर पैसा खर्चा हो गया, उसके बाद में हमारे शहर के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए पैसा खर्चना हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट मोनेटाइजेशन, ये जो सारे काम है ना, इन सारे काम को करने के लिए यहाँ पर ये पैसा दिया जाएगा ताकि इस पैसे को आगे स्पेंड किया जा सके। ठीक बात हो गई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो कोई प्रोजेक्ट है जिसका जो कॉस्ट है 5 करोड़ से कम का है, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 करोड़ से कम का है, तो उनको यहाँ पर ये फंडिंग नहीं मिलेगी, ये पैसा नहीं मिलेगा। या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर सिर्फ रिपेयरमेंट होनी है या फिर कुछ मेंटेन होना है, ठीक है, रिपेयरमेंट या मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर आप कह सकते हो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस पैसे के लिए, ठीक है ना। कोई नया एकदम स्क्रैच से काम स्टार्ट होना है, वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लगना है, तभी यहाँ पर ये पैसा दिया जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक बात हो गई। तो ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्चना हमारी सरकार के थ्रू। हमारी सरकार जब पैसा खर्चती है डेवलपमेंट के ऊपर, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर जब पैसा खर्चा जाता है ना सरकार के थ्रू, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ ज़मीन वगैरह सरकार अपने लिए खरीदती है, ज़मीन खरीदना या इन्वेस्टमेंट करना, है ना, ताकि उससे सरकार को प्रॉफिट मिल सके, डिविडेंड्स आ सके उनके पास में, ज़मीन को यहाँ पे आगे वो अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा उनका। तो वो सब का सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आता है। साथ ही साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोला जाता है कि आप एसेट तो बना रहे हो, यानी लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, तो एसेट तो बन रहा है आपका, साथ ही साथ में आप लोग जो आपने लोन लिया है उस लोन को रीपे भी करते हो, यानी जो लोन उठाया गया है उस लोन का रीपेमेंट करना, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में ही आता है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा क्या होता है, मैंने आपको बताया, इससे इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सारी यहाँ पर जॉब्स जनरेट होती हुई नज़र आती हैं, प्रोडक्शन इंप्रूव होता हुआ नज़र आता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता हुआ नज़र आता है। ये यहाँ पर पैसा खर्चने से आपको ये अलग अलग बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। बाकी आपने हमेशा सुना होगा, जब भी आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते होंगे तो आपने साथ ही साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पढ़ा होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैसे अलग है, हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझ गए, सरकार जो पैसा खर्च रही है डेवलपमेंट के ऊपर, वो सारी चीज़ें हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब सरकार
लोगों को रेवेन्यू प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि अब बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सैलरीज देना है ना, या फिर सरकार ने पहले कोई पैसा उधार लिया था उसके ऊपर ब्याज देना, ठीक है, ये सब्सिडीज़ देना, पेंशन प्रोवाइड करवाना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार ये सारा पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है, सारा पैसा यहाँ पे खर्चती है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आता है। ठीक बात हो गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लोगों की जो रेवेन्यू है, पेंशन, सब्सिडी, सैलरीज वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उनको दिया जाता है सरकारी पैसों से, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर आपको जो स्कीम में दिख रहा है ये भी यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि स्पेशल असिस्टेंस स्टेट्स को दिया जाएगा ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, यानी पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा जा सके अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर। समझ में आई बात। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जाती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो PMGKAY के नाम से आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक हैं, बफर स्टॉक हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, यहाँ से यह टॉपिक आराम से लिंक किया जा सकता है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली हमारी केंद्र सरकार ने इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया है। अब ये जो योजना है ना, ये दिसंबर 2022 तक चलने वाली है, ऐसा यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। ये पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नाम से पता चल रहा है जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण करने के लिए कुछ यहाँ पर प्रोवाइड, यानी कि जो अन्न है, जो खाना है, राशन है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ये बेसिकली लाई गई थी ये योजना कोरोना के टाइम पर, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे थे, उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, उनको फ्री में अनाज दिया जा सके। चना मिल रहा था, दाल मिल रही थी, आपको याद होगा। तो वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहा था। तो ये यहाँ पर इसका एक फोकस था। इसी वजह से कोविड-19 में इसको लेकर आया गया था, ताकि हम लोग एडिशनल कुछ दाल वगैरह, कुछ चावल और गेहूं वगैरह प्रोवाइड करवा सके बिल्कुल फ्री में लोगों को। 5-5 किलोग्राम यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा था, आपको याद होगा। 5 किलो तो जो आपको मिल रहा था राशन में वो था ही, उसके अलावा 5 किलो ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा था इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो हुआ क्या यहाँ पर कि ये योजना को लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल मई जून में लेकर आई गई थी, अप्रैल मई जून 2020 में। अप्रैल मई जून 2020 में इसको 3 महीने के लिए स्टार्टिंग में लेकर आया गया था, सोचा था फिर बाद में बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर फिर से इसको आगे बढ़ा दिया, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर बढ़ा दिया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च फिर बढ़ा दिया। ऐसे 3-3 महीने करके ये पूरा साल 2020 हो गया, साल 2021 ही पूरा हो गया। फिर अभी रिसेंटली सितंबर तक बढ़ा दिया था, अब फिर से इसको बढ़ा दिया है दिसंबर 2022 तक, कि दिसंबर 2022 तक जो आपको 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा था वो एक्स्ट्रा ऐसा ही मिलता रहेगा इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, ठीक है ना। 5 किलो जो आपको राशन मिल रहा था एक्स्ट्रा वो ऐसे ही मिलता रहेगा। नाउ ये जो योजना है ये इस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली इसकी एक नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें जो पैसा खर्चा जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3.91 लाख करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। ये यहाँ पर बोला जा रहा है सभी फेसेस के अंदर इतना पैसा खर्चा हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। दिक्कतें क्या देखने को मिल रही हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के ऊपर थोड़ा सा जो बर्डन है ना, इसके बेसिस पर लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सरकार को थोड़ा सा ऐसा एक्सपेंसिव लग रहा है। अब सरकार की साइड से बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो इसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, सरकार को थोड़ा सा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तीसरा, आपने देखा कि अभी गेहूँ चावल के ऊपर महंगाई वगैरह काफ़ी बढ़ चुकी है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि अच्छी ग्रोथ अब की बार हो नहीं पाई थी, हीट वेव देखने को मिला है ना, मॉनसून ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर हमारी फसल को काफ़ी डैमेज हुआ। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर एक इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, पहले से यहाँ पर इसके दाम बढ़े हुए हैं। इसकी वजह से जो लॉस है गवर्नमेंट को वो थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो एक सिंपल सी बात है, इसमें कुछ यहाँ पर डिटेलिंग्स की आवश्यकता है नहीं, ये तो हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं। लेकिन अब ये पॉइंट आपको ज़रूर से पढ़ना है। यहाँ पे बात की जा रही है कि और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार ने चलाए हैं, जो कि यहाँ पे लोगों को एक तरीके से खाने में यानी अनाज में मदद कर देते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स आपस में मेंस में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। पहला इनिशिएटिव है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फिर आ जाता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड, पल्सेस, पाम ऑयल और मेस, देन आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट सरकारी इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए थे, ताकि हम लोगों को फूड के रिगार्डिंग एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें। नाउ नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, हमने कल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, क्योंकि कल मैंने आपको मैप वाला जो सीरीज़ है वो कवर करवाया था। यहाँ पे बात की जा रही है नए टाइगर रिजर्व के बारे में। तो एक न्यू टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
प्लस यहाँ पर ये टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सिलेबस के अंदर, इसको आप लोग यहाँ से रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व है उसको अप्रूवल दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व आने वाला है। ये टाइगर रिजर्व होगा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में, यानी ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे देश का 54वां यानी कि 54th टाइगर रिजर्व होगा, ये बात नोट डाउन कर लेना। तो हमारे कंट्री का 54 टाइगर रिजर्व ये देखने को मिलेगा। 53rd जो टाइगर रिजर्व था वो था गुरु घासीदास नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, वो 53rd था। नाउ अब 54th वाला कौन सा होगा, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको स्थित देखने को मिलेगा। तो ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसका मकसद यही है कि हम लोग टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। टाइगर रिजर्व का मकसद ये होता है कि टाइगर्स को यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दी जा सके। नाउ ये जो टाइगर रिजर्व है आपको रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लो। जैसे इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया था 1977 के अंदर में, और यहाँ पे उस समय पर मतलब कोई भी टाइगर नहीं देखने को मिलेगा, रेसिडेंट टाइगर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, जहाँ से आप कह सकते हो टाइगर का मूवमेंट होता है, ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसके बाद में आपको इस एरिया में बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसे देखने को मिलेंगी जो कि टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसी को यहाँ पर बनाया जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। साथ ही साथ में बुंदेलखंड रीजन का, क्योंकि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो है ना जहाँ पर ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व बन रहा है, तो वो एरिया बेसिकली बुंदेलखंड वाले रीजन में आता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन का एक पहला टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। बाकी हम लोग अगर इस रानीपुर टाइगर रिजर्व के फ्लोरा के बारे में बात करें, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो आप देखोगे बैम्बू हो गया, पलश, खैर, महुआ, दाऊ, साल और तेंदू, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। पौधों की बात जानवरों की बात करें तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फौना भी देखने को मिलता है, जैसे ब्लैक डक, चिंकारा, सांबर, चीतल, लेपर्ड, बियर, वोल्फ, वाइल्ड डॉग, ब्लू बुल, ये इस प्रकार से अलग अलग फौना भी यहाँ पर देखने को मिलता है, अलग अलग जानवर भी देखने को मिलते हैं। बाकी जैसा आपको मतलब मैंने बता दिया है कि ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो उत्तर प्रदेश में बाकी 3 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, तो ये नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। एक है दुधवा नेशनल पार्क, देन पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देन अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अब इसके आगे यहाँ पर एक और ऐड कर लेना, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूपी में 4 टाइगर रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। बात की जा रही है स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर रिसेंटली इंटरेस्ट रेट को यानी ब्याज की दर को बढ़ा दिया गया है। तो क्या है स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इस वाले आर्टिकल को अगेन आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है हमारा बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे टॉपिक आपको सिलेबस में देखने को मिल जाते हैं। तो भारत सरकार ने रिसेंटली क्या किया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। तो ये बात रखी जा रही है। अब आपको पता होगा स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर अलग अलग प्रकार की स्कीम्स देखने को मिलती हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, ये अलग अलग स्कीम्स देखने को मिलती हैं। तो अभी यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर 2022 के लिए इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया, ब्याज को बढ़ा दिया गया है। यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है स्मॉल सेविंग स्कीम्स, यानी कि यहाँ पर लोग पैसा जमा करते हैं, सेव करते हैं। अब पैसा जमा करेंगे, सरकार के पास में पैसा जमा कर रहे हैं लोग, तो बदले में सरकार इनको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। तो उसी ब्याज को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर में। नाउ ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम है ना, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी जो सेविंग्स की जाती है वो सब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में जाती है, गवर्नमेंट इसके बदले में इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है अभी ये जानी जाती है कि यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। प्लस जो बैंक के अंदर एफडी होती है, बैंक के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ में टैक्स को लेकर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जितना भी पैसा लोग जमा करते हैं इन स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर में वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है, सरकार के पास में जाता है, और सरकार उससे जो अपना घाटा है वो उतार सकती है। हालांकि मतलब जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो स्कीम से मिलेगा, लेकिन सरकार के पास में वो पैसा जाता है तो सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है, यानी सरकार के पास में जो भी यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है उसको यहाँ पर सही किया जा सकता है इस स्कीम के तहत।
क्लियर बात हुई। अब यहाँ पर देखोगे स्मॉल सेविंग स्कीम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नजर आती हैं, जैसे कि यहाँ पर सेविंग सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, है ना। मैंने आपको बताया छोटी छोटी अलग अलग स्कीम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगी। किसान विकास पत्र देखने को मिलेगा, ये सभी लोग के लिए ओपन है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें रिटर्न मिलता है आपको सालाना के बेसिस पर। उसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखने को मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है ना। रिटायरमेंट के बाद में आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिल जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, ये बात रखी गई है। तो ये भी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। फिर उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये भी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसको साल 2015 में लेकर आया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर में, खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए यहाँ पर इसको लेकर आया गया था। यहाँ पे बोला जा रहा था एक अकाउंट बच्ची के नाम पर यानी गर्ल चाइल्ड के नाम पर ओपन किया जाएगा जिसकी उम्र 10 साल से कम होगी। ये स्कीम यहाँ पे क्या करेगी, सालाना के बेसिस पर 7.6% का आपको रिटर्न देती रहेगी। तो ये सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। उसके बाद में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देखने को मिलेगा। इसको भी यहाँ पर ओपन किया जा सकता है, किसके लिए, उन व्यक्तियों के लिए जिनकी भी उम्र यहाँ पर 60 साल से ऊपर है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। आपसे अगर ऑप्शन में रखा पूछ लिया जाए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ये सब क्या है, नीचे आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम है या ये है या ये है। तो ध्यान रखना ये सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं जिसके तहत यहाँ पर सरकार लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अब होता यह है कि इन स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर जो भी ब्याज दिया जाता है, जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है ना, वो क्वार्टर के बेसिस पर चेंज होता रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कोई भी ब्याज बदला नहीं है, ना बढ़ा है ना घटा है। तो अब की बार यहाँ पर इस ब्याज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस स्कीम से। तो वो बात यहाँ पर रखी जा रही है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो सिंपल सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट को लेकर कुछ स्टेटस इंडिया के अंदर क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। इस आर्टिकल को अगेन आप जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। ये सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में खुद डायरेक्टली मेंशन है। हुआ क्या, तो हाल ही में यूनियन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने उद्घाटन किया है 13th फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ग्लोबल सिल्क समिट 2022। तो एक FICCI समिट हुआ था, इस समिट का उद्घाटन किया है रिसेंटली। तो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसका थीम क्या था, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन, ये इसका एक थीम है। थीम यहाँ पर वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं UPSC के पर्सपेक्टिव से कुछ डिस्कशन करते हैं। तो देखो स्किल डेवलपमेंट को लेकर भारत में आखिरकार क्या स्थिति है, भारत में क्या स्टेटस है, इसको समझते हैं। तो 2015 की एक रिपोर्ट आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो बोला जाता है केवल 4.7% ही टोटल वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में जिनको मतलब स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकी यहाँ पर जैसे दूसरी कंट्रीज़ को देखोगे तो US, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पर ये 52% है, 80% है, 96% है। तो इंडिया स्किल डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे है। लोगों को यहाँ पर स्किल नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अब लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप करंट टाइम पर देखने को मिल रहा है। और इस गैप की रिसेंटली स्टडी करी गई थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर स्टडी करी कि क्या हालात हैं। तो ये बताया कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किल की आवश्यकता है, यानी 29.82 करोड़ फार्म और नॉन फार्म सेक्टर के अंदर, यानी हमारा फार्मिंग सेक्टर और नॉन फार्मिंग सेक्टर, इन दोनों ही जगह पर ज़रूरत है कि लोगों को हम लोग स्किल्स प्रोवाइड करवाएं, लोगों को यहाँ पर उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि लोग और ज़्यादा कौशल हो पाएँ, लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो पाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट को लेकर स्टेटस थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। बाकी हम इसमें इश्यूज़ की बात करें तो क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो देखो स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे सबसे पहली दिक्कत है ओवरबर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास में स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका फेज़ 3 लॉन्च किया गया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाई जा रही है, लेकिन एक स्कीम के माध्यम से आप कितने लोगों को ये स्किल प्रोवाइड करवाओगे, इसकी वजह से जो बर्डन है ना किसी पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और जो भी पॉलिसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जो भी नीतियाँ देखने को मिलेंगी, वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं लोगों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों को ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रही हैं, रुक रुक कर काम कर रही हैं। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिली हैं। उसके बाद में आप देखोगे तो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो करेंट टाइम पर उनको ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की, बट हो क्या रहा है, इसमें हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। 2023 तक आप देखोगे तो एक बड़े नंबर में जो लोग हैं ना
वो एक एक्सपेक्टेशन है, एक अंदाजा है कि हाँ 7 करोड़ और एडिशनल लोग होने वाले हैं जो वर्किंग एज में आएंगे, जिनको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2023 तक इतने लोग यहाँ पर हो जाएंगे जो कि काम करने लगेंगे। लेकिन जो ये यूथ हैं, इनके पास में अगर स्किल्स नहीं होंगी तो आगे यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा बेटर कर नहीं पाने वाले। तो इनको स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड करवानी होंगी, एक एडिक्वेट स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाने में हमारा एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, जो कि आज के टाइम पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अब मेन मुद्दा आता है। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि आखिरकार हमें स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है क्यों हमें लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको ज़रूरत देखने को मिलेगी, वो है सप्लाई एंड डिमांड इशू। आप देखोगे तो भारत करेंट टाइम पर बहुत सारी जॉब को बनाने में फेल हो रहा है। आपको बेरोजगारी बहुत देखने को मिलेगी, इतनी सारी जॉब्स इंडिया में जनरेट हो नहीं पा रही हैं क्योंकि लोगों के पास में स्किल्स नहीं है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह भी काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों के पास में स्किल्स होंगी ना, कुछ यहाँ पर उनके पास में आप कह सकते हो वो कुछ नए इनिशिएटिव ले पाएंगे, तो वो जॉब सीकर की वजह जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स को जनरेट भी कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा इशू देखने को मिलेगा। हमें ज़रूरत है आज के टाइम पर, देखो क्योंकि जॉब इतनी है नहीं और सप्लाई डिमांड इशू हो ही रहा है जॉब के अंदर में, तो इसकी वजह से हमें ज़रूरत है पहली बात लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाएँ। दूसरा यहाँ पर ज़रूरत है कि इस वजह से भी ज़रूरत है क्योंकि भारत में जो बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है। अगर आप लोग एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, CMI की रिपोर्ट, ये क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को मॉनिटर कर रहा है, उसको देखता है। तो यहाँ पर इसने बताया कि साल 2022 के अंदर जो बेरोज़गारी का रेट है, बेरोज़गारी का जो स्तर है ना, वो आपको 7 और 8% देखने को मिलेगा, जो कि पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले कुछ सालों से 5% से यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब ये काफ़ी बढ़ चुका है। यानी पिछले कुछ सालों में 5% हुआ करता था बेरोज़गारी का दर, लेकिन आज के टाइम पर ये 7 और 8% पहुंच चुका है। तो अब बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी हमें ज़रूरत है ताकि हम लोगों को काफ़ी सारी स्किल्स प्रोवाइड करवा सकें, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। ये बात आपने क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि हम लोग चलो स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत है ये सब समझ लिया। अब ये बताओ कि कौन कौन से तरीके हैं या फिर क्या क्या इनिशिएटिव उठाए गए हैं हमारी सरकार के थ्रू स्किल्स को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया। इस स्कीम को 2015 में लेकर आया गया था। इसका मकसद यही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएँ। ये यहाँ पर इसका एक टारगेट था। 2015 से यहाँ पर इसने सरकार ने इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा यूथ को टारगेट किया है, उनको यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करवाई है इस स्कीम के अंदर में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर दूसरा इनिशिएटिव है वो है संकल्प एंड स्ट्राइव। तो संकल्प प्रोग्राम का भी जो मेजर फोकस है वो यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर स्किल्स को प्रोवाइड करवाया जाए। इसका भी मकसद यहाँ पर यह है कि जो ITIs हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो ये कुछ पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जिसके तहत यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। फिर कुछ अलग अलग जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी साइड से भी कदम उठाए गए हैं। बोला जा रहा है लगभग 40 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है ना वो अलग अलग हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर लागू करे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, लगभग यहाँ पे बहुत सारे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाई हैं। इसके अलावा और भी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर स्किल्स को प्रोवाइड करवा रही हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखना। उसके बाद ये वाला आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। स्किल क्या है, स्किल डेवलपमेंट की क्यों है आवश्यकता, वो भी आपको बातें समझ में आई, और साथ ही साथ में हमें क्या करना चाहिए, क्या इनिशिएटिव हमने उठाया है वो आपको समझ में आया, प्लस क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं वो भी आपको समझ में आया कि एक आध योजना से, एक आध इनिशिएटिव से काम नहीं होने वाला, इससे बर्डन जो है उन इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।